अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बघुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। हेलो, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। कोणार्क न्यूज अपना शहर अपनी बातें में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं नजर इस एपिसोड की विशेष खबरों पर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर गोल मैदान के रोटरी मिड टाउन हॉल में उल्लासनगर के ट्रैफिक विभाग की ओर से एक रास्ता सुरक्षा अभियान के अंतर्गत एक कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम के चलते ट्रैफिक अधिकारियों की ओर से जागरूकता की बातें कही गई और साथ ही साथ हेलमेट का वितरण भी किया गया। आइए देखते हैं। आजचा कार्यक्रम गेटे साहेबांनी घेतला। अमित काळे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली होत असला रस्ता सुरक्षा अभियान, आपण काय कोणते नियम पाळले पाहिजेत, कोणत्या नियमानुसार आपण वाहनांचं या शहरामध्ये वाहन चालवले पाहिजेत। परंतु या शहराची उल्हासनगर शहराच्या बाबतीमध्ये बोलायचं झालं, वाहतूक समस्येच्या बाबतीमध्ये नरेश दुर्गानीजींनी सांगितलं की या शहरामध्ये एकेरी वाहतूक, वन वे ट्रॅफिक असं काहीच नाही, एकही शहर रस्ता असा नाही, जरी रस्ते असतील तरी पण त्याच्या नियमाचं पालन होत नसेल। सर्वप्रथम उल्हासनगर वाहतूक उपविभागाचे श्री कल्याणजी घेटे पोलीस निरीक्षक यांचं मी अभिनंदन करतो की त्यांनी एवढा सुंदर कार्यक्रम इथे आयोजित केला। 30वा रस्ता सुरक्षा अभियान 2019 याचं उद्घाटन 4 तारखेला ठाण्यामध्ये माननीय पोलीस आयुक्त श्री मधुकर पांडे सरांनी केलं। त्याचप्रमाणे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आणि संपूर्ण देशामध्ये एकाच दिवशी हा रस्ता सुरक्षा अभियान सुरू झाला। ब्रीद वाक्य होतं सडक सुरक्षा जीवन रक्षा। त्या सर्वाचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी शासनाचे विविध विभाग प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळे कार्यक्रम घेतात आणि जे स्टेक होल्डर्स आहेत, रस्ता वापरणारे जे स्टेक होल्डर्स आहेत, रस्ता वापरणारे स्टेक होल्डर्सचा अर्थ असा आहे की समाजातल्या प्रत्येक घटकातले जे नागरिक आहेत ज्यांचा सहभाग ह्या कार्यक्रमामध्ये करून घेणे, त्यांचं प्रबोधन करणे आणि त्यांच्या माध्यमातून रस्ता सुरक्षेचा प्रचार आणि प्रसार हा संपूर्ण देशामध्ये आणि संपूर्ण आपल्या एकंदरीत ठाणे आणि उल्हासनगरमध्ये करणे हा सगळा याचा मागचा प्रयत्न आहे। मित्रांनो, पूर्ण वर्षभरामध्ये साधारणतः 5 लाख ॲक्सिडेंट्स आपल्या भागात होतात, त्यापैकी 1.5 लाख लोक ह्या ॲक्सिडेंटमध्ये मरतात। आपल्या ठाणे आयुक्तालयामध्ये म्हणजे जे आमचं ज्युरिडिक्शन आहे, ज्यामध्ये टोटल 4 महानगरपालिका आणि 2 नगरपालिका येतात, त्यामध्ये 2018 मध्ये टोटल 900 हे डेथ झालेली आहे। फक्त ठाण्याबद्दल बोलतोय मी। त्यामध्ये जे नॅशनल हायवे आणि स्टेट हायवे आहे त्यामध्ये 62% प्रमाण मरणाऱ्यांचं जे होतं ते बाईक्सवर आहे। म्हणजे तुम्ही लक्षात घ्या की कार चालवणाऱ्या लोकांमध्ये मृत्यूचं प्रमाण कमी आहे आणि मॅक्झिमम प्रमाण जे आहे ते मोटरसायकल्सवाल्यांचं आहे। आणि बाकीचे जे इतर रस्ते आहेत ज्याच्यामध्ये आपण डिस्ट्रिक्ट रोड्स म्हणतो किंवा TMC जे रस्ते येतात त्यामध्ये 50% प्रमाण हे पायी चालणाऱ्या लोकांचं आहे, जे लोक मृत्युमुखी पडलेले आहेत। बेसिकली याचा सर्वांचं जर ॲनालिसिस केलं तर लक्षात असं येतं सुरक्षेचे जे उपाय आपल्याला आपण अवलंबायला पाहिजेत, हेल्मेट घालणे, ओव्हर स्पीडिंग न करणे, रॅश आणि निग्लिजंट ड्रायव्हिंग न करणे आणि कायम आपल्या वेगावरती नियंत्रण ठेवणे, ह्या फक्त एका घटकामध्ये मॅक्सिमम ॲक्सिडेंट झालेले आहेत। तो ये देखा आपने कि किस तरह से उल्लासनगर में ट्रैफिक विभाग की ओर से रास्ता सुरक्षा अभियान के अंतर्गत आयोजित किए गए कार्यक्रम में उल्लासनगर के कई राजनीतिज्ञ, उल्लासनगर के कई व्यापारी संगठन भी वहां थे और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत एक बाइक रैली का आयोजन भी किया गया। देखते हैं।
कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। किसी भी शहर की सुंदरता की पहचान अगर करनी है तो उस शहर के उद्यान, उस शहर के फाउंटेन्स देखे जाते हैं। आप किसी शहर में अगर प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि फाउंटेन्स की ही हालत खस्ता है तो उस शहर में स्वच्छता का कहीं नामो निशान नहीं देख सकते। इसी पर हमारे पास उपलब्ध है एक रिपोर्ट, देखते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा शहर भर में स्वच्छता के लिए कड़ी मुहिम की गई थी और लोगों को जोड़ा गया था और ये कहा गया था कि शहर को स्वच्छ बनाना है और शहर को सुंदर बनाना है। बहरहाल ऐसे में महानगर पालिका ने कई रैलियां निकाली, कई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए और लोगों तक ये संदेश पहुंचाया कि स्वच्छता को कायम रखें। लेकिन वहीं पे महानगर पालिका की जिम्मेदारी स्वच्छ भारत अभियान में जिस तरीके से लोगों तक पहुंचाने की है, लेकिन वहीं पे ये भी दिखाई देता है कि महानगर पालिका खुद अपनी जिम्मेदारी से लापरवाह है। शहर के कई ऐसे फाउंटेन है चौकों में जहां पर साफ सफाई नहीं है, जिसकी परिस्थिति काफ़ी ख़राब है, लेकिन उसके ऊपर महानगर पालिका काम नहीं कर पाता और शहर में नागरिकों को स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ने की बात करता है। इस समय हम उल्लासनगर के पावर लाइन परिसर में मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिर्फ इसी इलाके की नहीं, ऐसे शहर के कई जगहों पर जो कि फाउंटेन बने हुए हैं, जो कि शहर में सुंदरता के लिए बनाए गए थे, उसकी परिस्थिति खराब है। वहाँ पे किसी भी प्रकार की साफ सफाई की नहीं जाती है और शहर में महानगर पालिका द्वारा स्वच्छ भारत अभियान में करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं मुहिम को चलाने के लिए। बहरहाल अब देखना ये होगा कि शहर में स्वच्छ भारत अभियान में जिस प्रकार से जो मुहिम चलाई जा रही है, लोगों तक अवेयरनेस पहुँचाया जा रहा है, तो इसमें महानगर पालिका अपनी जिम्मेदारियों को किस प्रकार समझेगी और शहर में जिस प्रकार से जो गंदगी प्रमुख चौकों में देखने को मिलती है, फाउंटेन में या फिर डिवाइडरों में या फिर आसपास, तो उसके ऊपर महानगर पालिका क्या काम कर पाएगी। कैमरा पर्सन नूर सिंह के साथ कुणाल कपूर, कोणार्क न्यूज। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। पद्म भूषण श्रीमती राजश्री जी बिरला कल्याण के बिरला स्कूल में वे आईं और उन्होंने एक पत्रकार परिषद भी की। पत्रकारों ने उनसे कई सवाल किए, जिनके सवाल उन्होंने काफ़ी सहजता से दिए। किस तरह के थे ये सवाल और किस तरह के थे उत्तर, देखते हैं। ऐसे मैं खुद तो बहुत ही सालों बाद आई हूँ कल्याण में, पर जो आसपास में गांव हैं जो हम लोगों ने अडॉप्ट कर रखे हैं, उसकी रिपोर्ट्स तो बहुत आती रहती है, 5-6 महीने में एक बार आ जाती है। क्या क्या योजनाएं हैं आपके आज के कार्यक्रम में? आज के कार्यक्रम में तो कुछ वो कर रहे हैं, अपने भूमि पूजन कर रहे हैं और बच्चों से मिलेंगे, उनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं वो जानेंगे। और जो CSR का वर्क है वो तो बम्बई से ही हो सकता है। आप लोगों ने जो सजेशन दिए हैं उसके बारे में सोचेंगे। मैंने अभी इतना देखा नहीं है कल्याण में, अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ, पर जो बच्चों को देखती हूँ लगता है कि वो बहुत खुश है, उनके चेहरे पे मुस्कान है और बहुत खुश हैं। तो ये आप लोग की एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है कि बच्चों को आप लोग इतना अच्छे से रखते हैं और खुशी देते हैं। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। पैनल नंबर 17 से एनसीपी की नगर सेविका सुमन सचदेव का ओबीसी जाति प्रमाण पत्र रद्द हो चुका है। हम आपको बता दें कि इसी पैनल से पहले भी पूजा लवाना कौर, इनका जाति प्रमाण पत्र रद्द हुआ था। वहां पर बाई इलेक्शन हुए थे, बाई इलेक्शन में सुमन सचदेव जीत कर आई थी और अब उनका जाति प्रमाण पत्र भी रद्द हुआ है। आइए एनसीपी के नेता भरत गंगोत्री इस पर क्या सफाई दे रहे हैं, देखते हैं। अभी देखो, हमें तो मालूम ही सोशल मीडिया से पता चला है कि उनका इनवैलिड किया गया है। अभी ऑर्डर हाथ में आने दो, उनके बाद देखते हैं अपन कैसा क्या है। जब आपने सुमन सचदेव जी को एक 1 ईयर पहले जो उम्मीदवार बनाया था, तब आपने उनका कास्ट चेक नहीं किया था? नहीं, चेक किया था और हमें तो ये उम्मीद थी कि इसको चैलेंज नहीं होगी, क्योंकि दोनों एक ही फैमिली की थी। जया साधवानी, उसको खुद को वैलिडिटी है और उसने 3 बार इलेक्शन उसी वैलिडिटी के ऊपर लड़ा है, डिप्यूटी मेयर उसके ऊपर बनी है। तो हमें था कि भाई इसको वैलिडिटी को चैलेंज नहीं होगी। हमने पब्लिक में भी वही बोला कि अभी हमको टेंशन नहीं है, हमको वैलिडिटी वाली है, क्योंकि सामने अशोक उदासी की बेटी है सुमन सचदेव और अशोक उदासी जया साधवानी का सगा चाचा है। अगर सुमन सचदेव का अगर इनवैलिड होता है तो जया साधवानी का भी बोगस होगा, मगर कमेटी ने उनको बोगस नहीं किया, इनको बोगस कर दिया और इनकी फैमिली में 6 दूसरों को वैलिडिटी है। और हमें तो कमेटी पे डाउट हो रहा है
कि कमेटी किधर मैनेज होकर काम किया है, यहाँ पावर का सत्ता का दुरुपयोग हुआ है, इसके ऊपर हमें अभी इन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि क्या हुआ है करके। ये जो ऑर्डर आई है इसके खिलाफ अगर ये सच होगी जो व्हाट्सएप पे घूम रही है तो आप कोर्ट में जाएंगे इसके खिलाफ? 100% कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि सामने फैमिली में 6 वैलिडिटी है हमारे पास, वो ब्याप पे तो इसको तो 100% मिलनी चाहिए। हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट न्याय मांगने के लिए और हाई कोर्ट। अगर सुमन सचदेव का ये ओबीसी सर्टिफिकेट इनवैलिड होता है तो जया साधवानी का भी इनवैलिड ही होता है। और जया साधवानी आज तक ओबीसी सीट के ऊपर जितना भी बेनिफिट लिया है गवर्नमेंट से, और जया साधवानी को खुद को मालूम था कि भाई अगर सुमन का बोगस सर्टिफिकेट है तो मतलब उसका खुद का भी बोगस सर्टिफिकेट होगा। उसके ऊपर आज तक खुद ने कई बार इलेक्शन जीती है और उसका बेनिफिट उठाया है, और कितना मानदंड गवर्नमेंट से लिया है। गवर्नमेंट के साथ फिर ऐसा अगर उसका सुमन का बोगस है तो इसका भी बोगस होने का मतलब 420 की है गवर्नमेंट के साथ। ये पता होने के बाद भी वो आज तक ये रुकी हुई है। तो हम इसके लिए खुद हाई कोर्ट जाएंगे और इसके ऊपर पिटीशन दाखिल करेंगे कि जया साधवानी का भी ये सब चीज़ें वापस ली जाए, गवर्नमेंट को जो भी इसने बेनिफिट उठाया वो रिटर्न आने चाहिए। जहां एक और भरत गंगोत्री ये आरोप लगा रहे हैं कि अगर सुमन सचदेव का जाति प्रमाण पत्र रद्द हुआ है तो फिर कैसे आज तक जया साधवानी, जो कि उनके ही जाति से हैं, उनके ही फैमिली से हैं, वो आज तक चुनाव जीतते आ रही हैं और उनका प्रमाण पत्र आज तक रद्द क्यों नहीं हुआ। इसी पर हमने किए जया साधवानी से सवाल और उन्होंने कहा कि विभिन्न जीआर के तहत उनका जो जाति प्रमाण पत्र है पहले से ही वैलिड है और सुमन सचदेव का जो जाति पत्र है वो बाद में की जीआर के तहत वैलिड नहीं है। अधिक इसके बारे में क्या कह रही हैं जया साधवानी, देखते हैं। मैडम 17 पैनल के जो उपचुनाव हुए थे उसमें सुमन सचदेव चुनकर आई थी, उसके बोगस डॉक्यूमेंट के खिलाफ आपने कुछ अर्जी की थी, तो क्या है उस अर्जी का और क्या है ये पूरा मामला? मैं आप सभी का पहले तो धन्यवाद करती हूँ, आप मेरे साथ में आज शेयर करने आए हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि 17 नंबर पैनल में जो 2017 में चुनाव हुआ था उस समय पूजा कौर लबाना चुनाव में उतरी थी और पूजा कौर को मैंने उसी समय ऑफिसर को बोला था कि इसका सर्टिफिकेट बोगस है और ये लबान सरनेम जो है वो राजस्थान में चलती है, ये महाराष्ट्र है, उस पर लागू नहीं होती है। पर उस समय मेरा माना नहीं गया था। मैंने वहाँ पर शिकायत की थी। कोंकण भवन 3 बेंचेस के जजेस रहते हैं वहाँ पर, और उन सम्मान्य जजेस ने मेरी बात को सही ठहराते हुए पूजा कौर लबाना को घर का रास्ता दिखाया था और वहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर के आदेश से चुनाव हुआ था। अगेन मिस्टर भरत गंगोत्री जी ने एनसीपी के जो अपने आप को तथाकथित नेता समझते हैं अपने आप को, कोई बात नहीं, उन्होंने सुमन सचदेव को चुनाने का प्रयास किया था। मैंने उस समय पर भी ऑब्जेक्शन लिया था कि इसके जो सर्टिफिकेट है वहाँ पर सर्टिफिकेट में कहीं पर भी नोमैडिक ट्राइब बावा नहीं लिखा हुआ था। मैं उसको जानती हूँ और उसके सर्टिफिकेट्स मैंने देखे थे और मुझे उसी समय ये पता था कि ये बोगस है और उसके पास नोमैडिक ट्राइब बावा प्रूव करने के लिए कुछ नहीं है। अब मैं मुझे रात को किसी ने इंटरव्यू भेजा था सोशल मीडिया पे, वहाँ पर मिस्टर गंगोत्री बोल रहे थे कि भाई मैं जया साधवानी जाके मैनेज करके आती है जजेस को और कमेटी मेंबर्स को, तो मुझे तो हैरानी होती है उनकी इन बातों से कि ऐसी इतनी अच्छी पोस्ट पे इतने आईएएस और इतने जज जो बैठे हैं उनके ऊपर आरोप करने से पहले उनको अपना खुद का देखना चाहिए। कि मैं आज भी ये कहना चाहूँगी कि मैं खुद जाके भरत गंगोत्री को थोड़ी बोलूँगी कि ये जीआर 2004 में आया है। उनका काम है, वो राजनीति में है, सोशल लाइफ में है, तो उनका काम है टाइम टू टाइम जो भी गवर्नमेंट के जीआर्स अमेंडमेंट्स आते हैं वो उनको देखना चाहिए।
जहाँ तक मेरी वैलिडिटी के बारे में बोला जा रहा है तो मेरा 2002 में वैलिडिटी मिला हुआ है। ये जो भी अमेंडमेंट्स आई है वो 2004 और 2017 में नया अमेंडमेंट जीआर आया है। तो यहाँ पर उनको ये जांच करनी चाहिए कि जीआर में क्या अमेंडमेंट्स आ रही है और कौन सा वैलिड है नहीं वैलिड है, उनको पहला जांच करनी चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट उनको फाइनल करना चाहिए। अब जाके वो नींद से उठेंगे और बोलेंगे जया साधवानी जाके मैनेज करके आती है, ये करती है, तो मैंने को उनके एजुकेशन पे एक प्रश्न चिन्ह लगाने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। पहले अपने एजुकेशन जो आज जीआरस आ रहे हैं गवर्नमेंट को, उनको स्टडी करना चाहिए। उनको वो स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, वो तो मैं जाके उनको बोलूँ क्या ये तुम्हारा कैंडिडेट बराबर नहीं है? मेरा काम नहीं है उनको गाइडलाइन देना, मैं उनकी टीचर नहीं हूँ, मेरा काम नहीं है उसको गाइडलाइन देना। उसको कैंडिडेट्स खुद को चुन के देना चाहिए। जहाँ तक मेरे लिए उन्होंने कहा कि कल के जया साधवानी चाहती है 17 नंबर पैनल में मैं ही चुन के आऊँ, तो आज भरत गंगोत्री जी को मैं आपके माध्यम से जवाब देना चाहती हूँ, आप मेरे भविष्य की चिंता मत कीजिए, मेरे चुनाव की चिंता मत कीजिए। अपने बारे में हर कोई अपना बारे में सोचे तो ज़्यादा बेहतर होता है। यहाँ तक तो ठीक है, आज कोंकण भवन से उनको रिजेक्ट किया गया है। दूसरा सवाल उन्होंने उनकी तरफ से आया था कि मुझे तो सोशल मीडिया से मालूम पड़ा था 7 तारीख को इंटरव्यू दे रहे हैं, 6 तारीख को हाई कोर्ट में जाके पिटीशन दाखिल करते हैं। तो ये समझ से बाहर है कि उनको पहले से ही पता था, 6 तारीख को जाके पिटीशन तैयार करके और डाल देते हैं। तो माननीय उच्च न्यायालय पर मुझे पूरा आज भी भरोसा है और मैं चाहती हूँ कि उच्च न्यायालय जो भी निर्णय देगी मुझे मान्य है और हर किसी को मान्य है, कोई बड़ी बात नहीं है। उनको कोर्ट पे भरोसा है तो हमको तो उनसे ज़्यादा भरोसा है, कोई बड़ी बात तो नहीं है। उनका पद रिजेक्ट हो गया है मेरे हिसाब से कोंकण भवन से जो मेरे पास पत्र आया है उनके हिसाब से वो रिजेक्ट हो चुका है। वो हाई कोर्ट में 6 तारीख को उन्होंने दायर किया है। हम भी उसमें पिटिशनर बने हैं, हमारे वकील भी लड़ेंगे, हमारे वकील जवाब देंगे कि हम किस आधार पे उनका बोल रहे हैं कि वो रिजेक्ट है। सुमन सचदेव का सर्टिफिकेट बोगस है, उनके पास कोई तथ्य नहीं है, उनके पास कोई कानून के दायरे में जो वहाँ पर तथ्य चाहिए वो उनके पास नहीं है। मैं जहाँ गई थी कोंकण भवन, उन्होंने मेरा मान रखा, उन्होंने मेरे तथ्यों को जाना। मेरे वकील ने मेरे थ्रू जो लड़ाई लड़ी है उसमें हमको जीत मिली है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ उन कमेटी मेंबर्स का जिन्होंने मेरी एप्लीकेशंस को सीरियसली सुना है और सीरियसली उनको जवाब दिया है। मिस्टर भरत गंगोत्री 2 बार 2 लेडीज़ को लेके आए, अपना पूजा कौर लबाना, सुमन सचदेव। मैं उनसे यहाँ सब सवाल एक ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप बता सकते हैं मुझे मिस्टर गंगोत्री जी कि क्या योगदान रहा है उन दोनों महिलाओं का? मैं ये नहीं कहती हूँ महिलाएं राजनीति में नहीं आनी चाहिए, आनी चाहिए। क्या योगदान रहा है उनका सामाजिक, सोशल लाइफ? उससे पहले क्या उन्होंने ऐसा काम कर दिया? बस किसी को भी उठा के उधर बैठा देते हैं, ऐसा नहीं होता है। आपको अच्छा कैंडिडेट हमारे 17 नंबर पैनल के लिए देना चाहिए था और जो वैलिड हो, ओबीसी कैटेगरी का हो, उसको देना चाहिए था। पब्लिक आप पे विश्वास करती है तो उस पब्लिक का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बार बार उनको, हमारे वार्ड को धोखा ना दें। उन्होंने आपकी इज्जत रखी है तो वार्ड वासियों की सेवा करने के लिए ही आप और हम सभी बंधे हुए हैं। मैं यहाँ पर एसडीओ साहब को पत्र भी दूंगी, मैंने हमेशा पत्र दिया है। मैंने लबाना के टाइम पे भी पत्र दिया है एसडीओ साहब को कि उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च कीजिए। मेरा एक ही कहना है कि ये 17 नंबर पैनल में मैंने भी मिस्टर भरत गंगोत्री का इंटरव्यू सुना। मेरे को दुख भी हुआ कि वो आज कोंकण कमिश्नर के पास जो केस चला, जिसमें जया साधवानी जी पिटिशनर है और हमारे वकील मेंढारकर साहब है, उनके जूनियर चिंतामणि साहब थे। उन्होंने बहुत मेहनत किया और सच्चाई सामने लाई। अभी ये जो कोंकण कमिश्नर के पास केस चलता है, इट इज़ लाइक अ कोर्ट। वहाँ 3 जजेस की कमेटी है और ये कहते हैं कि जया साधवानी जी ने मैनेज किया है। यह मैनेज अक्षर जो है
इट रिकॉल्स द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मैं आपके माध्यम से इलेक्शन कमिश्नर को भी रिक्वेस्ट करूंगा और कर रहा हूं, और राइटिंग में भी हम करेंगे कि आगे चल के इतना लॉस नहीं होवे, और वो लॉस जो होता है वो जो कैंडिडेट हारते हैं उनसे भर के लेना चाहिए और उनके ऊपर क्रिमिनल केस दाखिल करना चाहिए। उनके साथ साथीदार जिन्होंने उनको मदद किया है उनके ऊपर भी कंस्पायरेसी 120B दाखिल करके केस दाखिल होना चाहिए आगे के लिए, तभी जाके यह जो माहौल है, यह जो नेम है, बदला जाएगा। धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। VTV प्रोडक्शन की सिंधी फिल्म सिंधी साईं को शहर भर में ही नहीं देश भर में काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। सिंधी साईं की प्रसिद्धि अब चेन्नई में भी हो चली है। जी हाँ, चेन्नई मद्रास में 3 फरवरी के दिन सिंधी साईं का एक प्रीमियर शो हुआ। इस सिंधी फिल्म को किस तरह से लोगों ने अच्छा प्रतिसाद दिया और प्रोत्साहित किया, कलाकारों को सम्मान किया, डायरेक्टर और कलाकारों का, आइए देखते हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर जिला कांग्रेस कमेटी पे अब राधाचरण करोतिया जी को उल्लासनगर जिला अध्यक्ष के पद पर लिया गया। इसी के चलते उल्लासनगर में उल्लासनगर कांग्रेस कार्यालय में उनका भव्य सत्कार भी किया गया। देखते हैं। उल्हासनगर कमिटी करता माननीय अशोक चव्हाण, माननीय खरगे साहेबांनी आणि माननीय राहुल गांधी साहेबांनी उल्हासनगरला नवीन अध्यक्षच्या रूपामध्ये राधाचरण करोटिया यांची अपॉइंटमेंट केलेली आहे। ते फार ॲक्टिव्ह असून ते पहिले ब्लॉक अध्यक्ष होते, आता त्यांना जिल्हाध्यक्षपदी बसवलेलं आहे। संपूर्ण नवीन कमिटी आता लवकरच बनणार आहे। फार मोठी जबाबदारी त्यांच्या अंगावर दिलेली आहे। एक नगरसेवक आहे, आता 1चे 50 करण्याची जबाबदारी राधाचरणजींना आम्ही दिलेली आहे। आणि त्याचप्रमाणे असे बरेचसे प्रोग्राम ज्याच्या मार्गातून काँग्रेसचं कॅडर कसं इथं उभं राहील, पुढे आमदारकी आम्हाला कशी लढवता येईल, खासदारकी कशी लढवता येईल, कारण की हा पहिले काँग्रेसचा गड होता। गेले 15-20 वर्षाचं काही कारणास्तव ह्या गड राहिलेलं नाही आहे। डॉक्टर लुल्लाजींना पण बरोबर घेऊन हे सगळे कामं, हरदास माकीदांना पण बरोबर घेऊन आणि मॅडम जया सातवानी यांना पण सोबत घेऊन करोतियाजी काम करतील, आम्ही बेस्ट विशेष देतो। जो जवाबदारी मुझे दी है, मैं अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को साथ में लेके, सबको सम्मान देके, सबका साथ में सलाह मशवरा करके और एक अच्छी तरीके से सभी कमेटियां हम बनाएंगे और सभी जाति धर्म के जो जनता है, जो कार्यकर्ता है, नौजवान है, सबको लेकर और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। और मैं आज के दिन अपील करता हूं कि सभी के सभी जो जनता है उल्लासनगर की, वो सभी लोग जुड़ें, वो सभी जुड़ें, ये मेरी अपील है। सब समाज को न्याय देंगे। किसी का भी कोई भी अगर कहीं भी न्याय देने की बात होगी, चाहे वो किसी भी समाज से संबंधित हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष होने के नाते और उनको हम न्याय देंगे, ये हमारा प्रथम रहेगा। कोई भी काम क्यों ना हो और कोई भी जनता उल्लासनगर की हमारे पास कभी भी आ सकती है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। 3 फरवरी के दिन उल्लासनगर शिवाजी चौक के पास झूलेलाल मंदिर जलाश्रम का उद्घाटन हुआ। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से महेश सुखरामानी के जन्मदिन के अवसर पर सुधांशु महाराज जी के हाथों यह उद्घाटन हुआ।
आइए देखते हैं। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। अगर आपकी एनुअल इनकम 60,000 के अंदर है तो आपके राशन कार्ड की कलर की क्राइटेरिया और आपको अन्न या राशन मिलने की जो क्राइटेरिया है वो अलग है। लेकिन अब सरकारी नियमों के अंतर्गत ये लिमिट 1 लाख रुपए तक की गई है। इसी के बारे में एक कैंप का आयोजन किया जा रहा है। उल्लासनगर की आमदार ज्योति कालानी द्वारा उल्लासनगर एनसीपी कार्यालय में 12 फरवरी के दिन इस कैंप का आयोजन होने जा रहा है और साथ ही साथ मारल गांव में भी 13 फरवरी के दिन इसी तरह की जानकारी के लिए, इसी तरह के कार्ड वितरण के लिए एक कैंप का आयोजन किया जाना है। देखते हैं। शहरवासियों को बताते हुए ये खुशी हो रही है कि आप सभी को पता है कि 60,000 के अंदर जिनकी इनकम है राशन कार्ड में, उनको अन्न सुरक्षा के तहत राशन मिलता है, 2 रुपये गेहूँ और 3 रुपये चावल। और जिनकी 60 से ऊपर है उनको राशन नहीं मिलता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो 60 के नीचे आते हैं पर उनकी राशन कार्ड में इनकम जो है वो ज़्यादा लिखी हुई है, पर जो ज़रूरतमंद हैं। तो ऐसे सरकार ने अभी ये फैसला किया है कि 1 लाख के नीचे जितनी भी राशन है, जिनकी भी इनकम है, उनको भी राशन मिलना चाहिए। यह विचार करके हम लोगों ने हमारी हेड ऑफिस एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की हेड ऑफिस कालानी महल के इधर हम लोगों ने 12 तारीख को एक कैंप रखी है, जिसमें सभी कार्ड धारक जितने भी हैं, बेनिफिशियरी जो भी हैं, उनको यहाँ पे आना है। 12 बजे से ये कैंप स्टार्ट होगी। राशनिंग ऑफिसर जो है वो यहाँ पे बैठेंगे और 12 से स्टार्ट होगी। लोगों को 4 डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। एक अपना आधार कार्ड लाना है और एक राशन कार्ड लाना है और एक लाना है पासबुक, जो बैंक का बुक होता है वो लाना है। और अगर जिनके पास सरकार की जो सिलेंडर है या अपना सिलेंडर वो बुक है, सरकार का जो बुक है सिलेंडर का वो है, तो वो भी साथ में लाना है। ये 4 डॉक्यूमेंट आपको लाने हैं यहाँ पे और ऑनलाइन यहाँ पे फॉर्म भरा जाएगा और मार्च से फिर आप लोगों का भी राशन जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ये एक मिडिल क्लास लोगों के लिए अच्छी खबर है और मैं उम्मीद करती हूँ कि पूरा उल्लासनगर इसका पूरा फ़ायदा लेगा। और आने वाली 12 तारीख को हमारे कालानी महल के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में आप ज़रूर आएँ और इस बात का पूरा शहर का एक जो घर है, कुटुंब है, जो 60,000 से ऊपर जिनका इनकम है, उनको यहाँ आकर के इसका फ़ायदा लेना चाहिए। और यही सुविधा जो है वो मारल गांव के लिए भी है। मारल गांव में गांव देवी मंदिर के पास
आने वाली 13 तारीख को 12 बजे से शाम को 5 बजे तक यही कैंप रखी गई है। जिनकी भी आय जो है वो 48,000 से ऊपर है और राशन मिलता नहीं है और ज़रूरतमंद भी हैं, तो उन्हें अपने ये 4 डॉक्यूमेंट, एक आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक बुक, पासबुक जिसको बोलते हैं, और अगर सिलेंडर है सरकारी तरफ से मिला हुआ तो उसका बुक भी, ये 4 जो हैं वो आपको डॉक्यूमेंट लाने हैं और वहाँ पे ही आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा और मार्च से यह सुविधा जो है फिर राशन की आपको भी उपलब्ध होगी। इसलिए मैं यह उम्मीद करती हूँ कि मारल गांव के सभी लोग जिनको भी इसकी ज़रूरत है वहाँ 12 बजे से आएँ और सरकार की इस योजना का पूरा फ़ायदा लें। धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। चंदर महाराज जी के पिता भाषाराम महाराज जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में वर्षी महोत्सव मनाया गया। देखते हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर के विभिन्न पुलिस स्टेशंस में दर्ज शिकायतों के आधार पर हमारे पास क्या है उपलब्ध क्राइम रिपोर्ट, आइए देखते हैं। उल्लासनगर एक शहाड़ गांवठन परिसर में भूषण देशमुख नामक व्यक्ति को एक रिक्शा चालक द्वारा ठोकर मारने और गंभीर रूप से जख्मी करने की घटना सामने आई है। ये पूरा मामला उल्लासनगर एक पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस आईपीसी की धारा 279, 337, 427 के साथ मोटर व्हीकल कायदा कलम 184 के तहत आगे की कार्रवाई कर रही है। उल्लासनगर 4 वीटीसी ग्राउंड परिसर में राजन पांडे नामक व्यक्ति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। संबंधित व्यक्ति के साथ सूरज काटेकर, कालूराम काटेकर और जाकी नामक व्यक्तियों द्वारा मारपीट की गई है। ये पूरा मामला विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस आईपीसी की धारा 323, 325, 504 और 34 के तहत आगे की कार्रवाई कर रही है। उल्लासनगर 5 दशहरा मैदान परिसर से परेश बड़गा नामक व्यक्ति की एक्टिवा चोरी की घटना सामने आई है। इस एक्टिवा का नंबर है MH05BA7510। ये पूरा मामला हिल लाइन पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस आईपीसी की धारा 379 के तहत मिसिंग एक्टिवा की तलाश कर रही है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। तो ये था आज का हमारा एपिसोड कोणार्क न्यूज, अपना शहर अपनी बातें। अगर आपने हमारे इस प्रोग्राम के कुछ भी अंश नहीं देखे या फिर कोई कार्यक्रम देखने से आप चूक गए हैं तो आप YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, आप सिर्फ मंच टीवी टाइप करें और हमारे मंच टीवी के सारे कार्यक्रम आप YouTube पर देख सकते हैं। तो इसी की जानकारी के साथ आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।